करते करते थक चुकी थी। पहली रात की झिझक और संकोच के कारण वह उसे मना भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन यश का जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर्द रात के बाद सुबह की हल्की किरणें कमरे में फैलने लगीं, लेकिन प्रिया की थकान अब अपनी चरम सीमा पर थी। उसने धीरे से यश से गुजारिश की, अब बस भी करिए, देखिए सूरज निकल आया है। यश ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और उसे अपने से अलग किया। उसकी भी आंखों में नींद थी, मगर प्रिया की कोमलता और मासूमियत ने उसे बेबस कर रखा था। खैर, अब वह करवट बदलकर सो गया और प्रिया की भी आंखें भारी हो गईं। कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यश तो गहरी नींद में था, इसलिए प्रिया को ही उठना पड़ा। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गई और हल्की आवाज में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, बेटा 9 बज चुके हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं। सास की आवाज सुनते ही प्रिया के मन में अजीब सी उदासी छा गई। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7:30 बजे तक यश ने उसे खुद से दूर नहीं किया था। मुश्किल से 1-2 घंटे ही तो सो पाई थी और अब फिर से उठना पड़ रहा था। उसकी नजर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे यश पर गई। वह बिल्कुल निश्चिंत था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। प्रिया ने भारी मन से अलमारी खोली, कपड़े निकाले और नहाने चली गई। जल्दी से तैयार होकर जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि उसके मायके वाले भी पग फेरे की रस्म के लिए आ चुके थे। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जाओ, यश को भी उठा दो। ठीक नहीं लगता कि दामाद जी सोते रहें और मेहमान इंतजार करें। प्रिया को यह सुनकर अजीब सी घबराहट हुई। बीती रात के बाद यश का सामना करने में उसे डर लग रहा था, कहीं फिर से कुछ वैसा ही न हो जाए। रात भर यश यही कहता रहा था, प्रिया तुम्हारी खुशबू में ही मेरा सुकून है। काश ये रात कभी खत्म न होती। यश की बातें उसे बेचैन कर देती थीं, लेकिन जब सास ने दोबारा इशारा किया तो वह मजबूरी में कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन यश अभी भी सो रहा था। प्रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश की। यश, उठिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। यश ने उनींदी आंखों से प्रिया को देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी शरारत जाग उठी। उसने अचानक प्रिया का हाथ खींच लिया, जिससे वह सीधा उसके ऊपर जा गिरी। प्रिया, तुमसे दूर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये रिश्तेदार भी ना बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। प्रिया घबरा गई। यश, छोड़िए ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। यश ने उसकी एक न सुनी और जबरन उसे रोक लिया। अपनी मनमानी करके ही उसने उसे छोड़ा और फिर खुद नहाने चला गया। जब वह बाहर आया तो अपना गीला तौलिया प्रिया की ओर उछालते हुए बोला, मैं तो नाश्ते के लिए जा रहा हूँ, तुम भी जाकर फिर से तैयार हो जाओ। अगर देर हुई तो कोई भी बहाना बना देना। प्रिया का दिल रोने को कर रहा था, लेकिन बाहर सबके सामने वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। यश कमरे से बाहर चला गया और वह चुपचाप फिर से नहाकर वहीं कपड़े पहनकर तैयार हो गई, ताकि किसी को शक न हो। नाश्ते के दौरान यश बार बार उसे इशारों से कमरे में बुलाने लगा, लेकिन अब वह तंग आ चुकी थी। इसीलिए उसने यश की मां के पास बैठकर बातचीत में खुद को व्यस्त कर लिया। यश ने जब देखा कि प्रिया उसकी अनदेखी कर रही है, तो गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अभी तो अच्छा भला यहाँ सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। प्रिया ने भी ना में सिर हिलाकर अपनी सास से झूठ बोल दिया और कहने लगी, पता नहीं माँ, मुझे भी नहीं पता कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। जबकि प्रिया अच्छी तरह से जानती थी कि यश के गुस्से की वजह क्या थी। लेकिन प्रिया इस वक्त यश का गुस्सा तो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उसका जुनून नहीं। खैर, प्रिया आज पूरा दिन अपने कमरे में ही नहीं गई और शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन था। इसलिए उसकी सास ने उसे तैयार होने के लिए पार्लर भेज दिया और खुद फंक्शन की तैयारियों में जुट गई। मुंह दिखाई के फंक्शन में तो प्रिया और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, या यूं कहो कि वह तो कयामत डा रही थी। उसे देखते ही यश तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन में मुंह दिखाई का खूबसूरत जोड़ा, मेहंदी से सजे हाथों में लाल और हरे रंग की चूड़ियां और ठीक उसी तरह मेहंदी लगे पैरों में सोने की पायल, ऊपर से मुंह दिखाई का घूंघट उठाने के लिए सिर पर डाली हुई नथ की गोल्डन चुनरी,
जिसमें से प्रिया का खूबसूरत चेहरा साफ नजर आ रहा था। जब प्रिया को मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए यश के पास बिठाया गया तो यश ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके कान के पास आकर कहने लगा, प्रिया, आज तो तुम किसी भी हालत में मुझसे बच नहीं सकती। ये सुनते ही प्रिया का सर घूमने लगा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। अगली रात यश ने प्रिया को सोने ही नहीं दिया था और फिर कमरे में न जाने के डर से प्रिया पूरा दिन अपनी सास के साथ ही बैठी रही थी। ऊपर से मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म होते ही प्रिया के घर वाले उसे अपने साथ ले जाने वाले थे, इसलिए प्रिया की सास ने उन्हें भी मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए रोक लिया था। हालांकि प्रिया के खानदान की परंपरा के अनुसार बेटी के माँ बाप अगली सुबह को ही अपनी बेटी को पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर ले आते हैं और इसीलिए प्रिया के मायके वाले भी सुबह सुबह ही प्रिया को लेने चले गए थे। मगर जब प्रिया की सास ने उन्हें बताया कि शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन रखा गया है तो वो लोग प्रिया को लिए बिना ही वापस लौट रहे थे। लेकिन प्रिया की सास ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि इस तरह से बेटी को लिए बगैर जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप लोग मुंह दिखाई के फंक्शन तक रुक जाइए और फिर फंक्शन खत्म होते ही प्रिया को अपने साथ ले जाना। लेकिन अब प्रिया को इतनी नींद आ रही थी कि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह आज रात भी यश के साथ जाग सके और उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म होते ही प्रिया के माँ बाप ने प्रिया को अपने साथ ले जाने की इजाज़त मांगी और कहा कि अगले दिन आप प्रिया को वापस ले जा सकते हैं। यश की माँ ने कहा, जी बिल्कुल। यह कहते ही प्रिया की सास ने प्रिया के माथे पर प्यार किया और घर में किसी को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन प्रिया के जाने की बात सुन यश के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। यश तुरंत कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि शादी के दूसरे दिन ही लड़की के माँ बाप उसे अपने साथ ले जाए। तब यश की माँ ने यश के कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और कहने लगी, यश बेटा, बड़ों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते और ना ही इस तरह से बड़ों को जवाब देते हैं। और फिर यश की माँ ने मुस्कुराते हुए प्रिया के माँ पापा से कहा, आप यश की बातों का बुरा मत मानना, ये आजकल के बच्चों को तो जरा सी भी शर्म नहीं आती, बस कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप प्रिया को अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रिया भी शायद यही चाहती थी कि वह अपने माँ पापा के साथ अपने घर चली जाए और अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि सर दर्द से उसका सिर फटा जा रहा था। प्रिया ने सिर उठाकर यश की ओर देखा और फिर तुरंत ही उस पर से अपनी नजरें हटा लीं, क्योंकि जिस तरह से यश प्रिया को देख रहा था वो अपनी आंखों के इशारे से यही कहने की कोशिश कर रहा था, प्रिया, तुम खुद ही इनकार कर दो कि तुम अपने माँ पापा के साथ अपने मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन उसके बाद प्रिया ने तो यश की तरफ देखा ही नहीं और चुपचाप अपने माँ पापा के साथ अपने मायके आ गई। मायके आकर जैसे ही प्रिया ने अपने कपड़े बदले और सोने के लिए बेड पर लेटी तो उसी वक्त यश का फोन आना शुरू हो गया। प्रिया ने फोन उठाकर अपने कान से लगाया तो यश कहने लगा, प्रिया, ये कैसी परंपरा है तुम्हारे परिवार की और ऐसा कौन करता है भला? तब प्रिया ने कहा, लेकिन यश, यह तो एक रस्म है और शादी के बाद हर माँ बाप यह रस्म निभाते हैं। तब यश ने कहा, भाड़ में जाए ऐसी रस्में, मैं तो इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चुपचाप घर वापस आ जाना। यश बहुत ही गुस्से में था और उसने बहुत ही सख्त शब्दों में प्रिया से यह बात कही थी। तब प्रिया कहने लगी, लेकिन यश, आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं अपने माँ बाप से क्या बहाना बनाऊंगी? तो यश ने कहा, देखो प्रिया, वो सब कुछ मैं नहीं जानता, तुम कोई भी बहाना बना लो, लेकिन तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर वापस आओगी। और फिर यश ने प्रिया से कहा, अच्छा प्रिया, यह बताओ कि तुमने अभी तक कपड़े तो नहीं बदले हैं ना? तब प्रिया कहने लगी, हाँ यश, मैंने तो कपड़े बदल लिए हैं और अब तो मैं बस सोने ही जा रही थी। तब यश ने प्रिया से कहा, प्रिया, तो फिर तुम ठीक वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। प्रिया ने कहा, लेकिन यश, अभी तो प्रिया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी यश ने प्रिया को बीच में ही रोक दिया और कहने लगा, देखो प्रिया, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ और मैं तुम्हें उसी लुक में देखना चाहता हूँ जैसा कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन में तैयार हुई थी। तुम्हारे सारे गहने मैं खुद अपने हाथों से ही उतारूंगा और तुम्हारी हर एक चीज मैं खुद ही उतारना चाहता हूँ, जैसे कि शादी की पहली रात को उतारी थी और तुमने मुझसे पूछे बिना अपना श्रृंगार कैसे उतार दिया।
और तुम होती कौन हो मुझसे मेरा अधिकार छीनने वाली? देखो प्रिया, अब तुम मेरी पत्नी हो और अब मुझसे पूछे बिना तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। यश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया की सांसें तो जैसे उसके सीने में ही अटक गई थीं। क्योंकि उस वक्त यश प्रिया के सामने नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सख्त शब्दों ने प्रिया को यश के गुस्से की गहराई का एहसास करा दिया था। प्रिया ने कहा, यश, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी इस वक्त मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं अपने घर वालों से क्या कहूंगी और अचानक इस तरह से आपके साथ जाने की बात करूंगी तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। यश ने कहा, देखो प्रिया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर में कौन परेशान होता है और किसे बुरा लगता है। नीम की गुडनेस विद लेमन और हनी, रोज वाटर और आमंड ऑयल, जैस्मिन और एलोवेरा। नया मार्गो नीम नेचुरल्स विद ढेर सारा नेचर का प्यार जो बनाए स्किन को सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल नेचुरली। मार्गो नीम नेचुरल्स, एक अच्छी आदत। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। रोज नए भगवान के स्टेटस पाएं। तार दो भगवन। से बुरा लगता है। तुम मेरी पत्नी हो प्रिया, और मुझे रात को अपने कमरे में तुम्हारी जरूरत होती है और मैं हर रात तुम्हें अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ और तुम्हारी संगत को महसूस करना चाहता हूँ। देखो प्रिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं और 15 मिनट के अंदर तुम बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। वही लाल और हरे रंग का जोड़ा और साथ में ढेर सारे गहने जिसे आज रात मैं एक एक करके अपने हाथों से उतारूंगा। प्रिया ने कहा, यश, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बना लूंगी, लेकिन इस तरह से फिर से सजना संवरना मैं सबसे क्या कहूंगी। तब यश ने कहा, देखो प्रिया, ये तो तुम्हें उसी वक्त सोच लेना चाहिए था जब मैं तुमसे इशारे कर रहा था कि कोई भी बहाना करके अपनी माँ को उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर तुम यहाँ से जाती ही नहीं तो यह सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन अब जब तुमने गलती कर ही दी है तो इसका खामियाजा भी तो तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा ना मेरी जान। प्रिया ने यश को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पता नहीं आज यश को क्या हो गया था कि वह तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात पूरी करके यश ने तुरंत ही फोन बंद कर दिया, लेकिन बेचारी प्रिया तो अजीब सी स्थिति में फंस गई थी कि अब वह क्या करे और क्या ना करे। खैर, सबसे पहले तो प्रिया ने अपनी माँ को विश्वास में लिया और कहने लगी, माँ, यश की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर वापस जाना होगा। मैं फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। इस बात पर प्रिया की माँ ने भी ज्यादा ऐतराज नहीं किया और कहने लगी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इस वक्त दामाद जी की सेहत का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। प्रिया ने अपने ससुराल वापस लौटने के लिए अपनी माँ को मना तो लिया था, लेकिन उसे यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था कि वह दोबारा से मुंह दिखाई का जोड़ा पहने और फिर से दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने मायके से निकले। खैर, प्रिया ने अपना सारा सामान पैक करके अपने बैग में भर लिया और फिर जब यश बाहर मेन गेट पर पहुंचा तो उसने कॉल करके प्रिया से कहा, प्रिया प्रिया, तुम बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो प्रिया ने अपना सारा सामान उठाया और बाहर चली गई। प्रिया को देखकर यश के माथे पर बल पड़ गए, जबकि प्रिया ने अपना सामान पीछे की सीट पर रखा और खुद यश की पास वाली सीट पर बैठ गई। तब यश ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम तैयार क्यों नहीं हुई? लगता है अब तो मेरी एक भी बात का तुम पर कोई असर ही नहीं होता। तब प्रिया कहने लगी, यश, प्लीज कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस तरह से दुल्हन की तरह सज संवर कर निकलती तो माँ क्या सोचती कि मैं आज फिर से दुल्हन बनकर क्यों जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मैंने आपके साथ जाने का बहाना बनाया है। ये तो भगवान का शुक्र था कि इस वक्त यश ने कोई तमाशा नहीं किया और कहने लगा, ठीक है प्रिया, अभी के लिए तो तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन घर पहुँचते ही तुम्हें मेरे लिए वैसे ही तैयार होना पड़ेगा जैसे कि तुम मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। प्रिया बेचारी मरती क्या ना करती। उसने कहा, ठीक है यश, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कल रात भी आपने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया था और आज सुबह से भी मैं जाग ही रही हूँ। इसलिए अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है
और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद भी आ रही है। ये सुनते ही यश कहने लगा, अरे पगली, तुम पहले घर तो चलो। आज मैं तुम्हें इस तरह से सुलाऊंगा कि तुम्हें बहुत ही मीठी नींद आएगी। ये कहते हुए यश की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा था। खैर, जब तक वे दोनों घर पहुंचे तब तक यश की मां सो चुकी थी। लेकिन फिर जैसे ही प्रिया अपने कमरे में दाखिल हुई तो यश कहने लगा, चलो प्रिया, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तब प्रिया ने दोबारा से अपना मुंह दिखाई का जोड़ा पहन लिया और मेकअप करके बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई। यहाँ तक कि उसने सारे जेवरात भी पहन लिए थे। और फिर जब प्रिया ने अपना दुपट्टा अपने सिर पर डालने की कोशिश की तो यश उसके करीब आ गया और उसने अपने होंठ प्रिया की गर्दन पर रख दिए और फिर से प्रिया के साथ अपनी मनमानियां करने लगा। प्रिया 2 दिन से थकी हुई थी और उसकी आंखें भी नींद से चूर थीं। लेकिन यश को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और फिर रात के 2 बजे तो प्रिया की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। लेकिन एक यश था जो अपनी मनमानियों से बाज ही नहीं आ रहा था। आखिरकार प्रिया ने यश के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्लीज यश, अब तो बस कर दीजिए और मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दीजिए। लेकिन यश तो प्रिया की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और यश को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उस पर किसी बात का जुनून सवार हो चुका है। आज भी प्रिया ने पूरी रात जाग कर बिताई थी और सुबह होते ही यश तो करवट बदलकर सो गया था। लेकिन प्रिया अब बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और दर्द इतना तेज था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और फिर जब दर्द प्रिया की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने गहरी नींद में सो रहे यश को जगाने के लिए उसे कंधे से पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर दिया। यश भी एकदम से गहरी नींद से जाग गया और प्रिया को दर्द से तड़पता देखकर तो वो भी घबरा गया और कहने लगा, प्रिया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तब प्रिया ने कहा, यश, प्लीज कुछ कीजिए। यश, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। यश ने देखा कि प्रिया पेट के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे तड़प रही थी और यह देखकर यश खुद भी घबरा गया था क्योंकि उसे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिया को हुआ क्या है। यश ने प्रिया से कहा, 1 मिनट रुको प्रिया, मैं अभी माँ को बुलाकर लाता हूँ। ये कहते हुए यश जल्दी से बैग से उठ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन लगाते हुए और अपने हाथों से अपने बालों को ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद यश की माँ घबराई हुई कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि प्रिया दर्द से बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। यश की माँ खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर प्रिया को हुआ क्या। इसलिए उन्होंने यश से कहा, यश, ऐसा करो कि ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले, प्रिया को अस्पताल लेकर जाना है। अपनी माँ के कहने पर यश जल्दी से बाहर चला गया और तब तक यश की माँ प्रिया को सहारा देकर बाहर गाड़ी तक ले आई थी। लेकिन जब वह लोग प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचे तो लेडी डॉक्टर ने यश की माँ को बहुत ही बुरी तरीके से डांटा और कहने लगी, आपको पता भी है कि आपके बेटे ने अपनी पत्नी का क्या हाल कर दिया है। आपका बेटा इंसान है या जानवर? उसे बिल्कुल भी होश नहीं है क्या? और फिर डॉक्टर ने प्रिया की सास को बताया कि प्रिया के इंटरनल साइड पर जख्म हो चुके हैं, इसलिए अपने बेटे से कहना कि कुछ दिनों तक वो अपनी पत्नी से दूर ही रहे। डॉक्टर की बात सुनकर तो यश की माँ भी शर्मिंदा हो गई। और फिर जैसे ही वो प्रिया को लेकर क्लिनिक से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि यश बाहर गाड़ी के पास ही खड़ा था। अपनी माँ को देखते ही यश ने उनसे पूछा, माँ, क्या हुआ है प्रिया को? तो उसकी माँ उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और फिर कहने लगी, बेशर्म इंसान, ये तो तुझे पता होना चाहिए था। आज तो तूने मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करके रख दिया है। यश भी शायद कुछ कुछ समझ चुका था, इसीलिए अब वो अपनी माँ से नजरें चुराने लगा था। लेकिन फिर प्रिया जैसे ही गाड़ी में बैठी तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वो 2 दिन से ठीक से सोई भी नहीं थी और ऊपर से दर्द बर्दाश्त कर करके उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने प्रिया को इंजेक्शन तो दे दिया था और साथ ही कुछ मेडिसिन भी लिख कर दी थी ताकि उसके दर्द में कुछ आराम मिल सके। और फिर यश ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी माँ कहने लगी, पता है डेड स्किन सेल्स हमारी ब्राइट स्किन को छुपा देते हैं। टेप टेस्ट से पता चलेगा।
देखा, ब्राइट स्किन छुपी थी इन डेड स्किन सेल्स के नीचे। इन्हें हटाए पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। इसका नाइसिनामाइड विटामिन B3 युक्त फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स हटाए और दी अल्टीमेट ब्राइट स्किन। मिरेकल्स हैपन। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। आराम मिल सके। और फिर यश ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी माँ कहने लगी, यश, प्रिया को उसके मायके छोड़ना है तो गाड़ी को प्रिया के मायके की ओर ले चलो। तब यश ने कहा, लेकिन क्यों माँ? तो उसकी माँ कहने लगी, क्योंकि अब प्रिया 8 दिन तक अपनी माँ के घर पर रहेगी और वहीं आराम करेगी। तब यश ने कहा, लेकिन माँ, प्रिया यहाँ हमारे घर पर भी तो आराम कर सकती है ना। तब यश की माँ ने कहा, तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला और जो मैं कह रही हूँ वही कर। प्रिया ने दिल ही दिल में अपनी सास का शुक्रिया अदा किया और यश की माँ ने प्रिया को उसके मायके छोड़ दिया। उन्होंने प्रिया की माँ से कहा कि यश की खराब तबीयत की वजह से प्रिया पग फेरे की रस्म पर भी आपके पास नहीं रुक पाई थी ना, इसलिए अब वो 8 दिन आपके पास ही रहेगी। ये सुनकर तो प्रिया की माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उन्हें भी अपनी बेटी के चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। मगर प्रिया ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि यश की माँ ने उससे हाथ जोड़कर विनती की थी कि वह इस बारे में अपने घर वालों से कुछ भी ना कहे। यश की माँ ने प्रिया के सिर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और कहा, प्रिया बेटा, मैं यश को समझा दूंगी कि वो आइंदा से तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक कभी नहीं करेगा। लेकिन प्रिया के दिल में तो जैसे यश की नजदीकियों का डर बैठ गया था और यश ने भी 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं कहा और प्रिया ने ये 2 दिन बहुत ही सुकून से बिताए थे। लेकिन फिर 2 दिन बाद यश ने प्रिया को फोन किया और तब प्रिया सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही प्रिया ने फोन उठाया तो यश कहने लगा, अरे वाह प्रिया, मुझसे दूर रहने का अच्छा बहाना बनाया है तुमने। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हें जो तुम अपने मायके जाकर बैठ गई हो? तब प्रिया ने कहा, यश, तो क्या मम्मी जी ने आपको कुछ भी नहीं बताया? तो यश कहने लगा, यार प्रिया, तुम इस दुनिया की कोई पहली लड़की तो नहीं हो ना जिसकी शादी हुई है। शादी तो सबकी होती है और सारी लड़कियों के पति अपनी पत्नियों के साथ यही सब करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। प्रिया, थोड़ा सा स्तव करना भी सीख लो और यूं छोटी छोटी बातों पर हंगामा ना मचाया करो। पता नहीं तुमने उस लेडी डॉक्टर को क्या पट्टी पढ़ाई और फिर डॉक्टर ने ना जाने मेरी माँ से क्या कहा कि मेरी माँ ने तो मुझसे पूछे बिना ही सीधे 8 दिन के लिए तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दिया। देखो प्रिया, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो अकेले नहीं गुजार सकता, क्योंकि मैंने इस तरह से बिस्तर पर अकेले रातें बिताने के लिए शादी नहीं की थी। प्रिया ने कहा, यश, क्या आपको पता भी है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ? तो यश ने कहा, अपनी बकवास बंद करो प्रिया, मैंने तुम्हारी ये रोज की घिसी पिटी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूँ और मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे बिस्तर पर तुम्हारी जरूरत है। देखो प्रिया, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम कोई भी बहाना बनाओ और कुछ भी करो, लेकिन बस घर वापस आ जाओ। अब प्रिया के पास यश की जिद का कोई इलाज ही नहीं था, इसलिए फिलहाल तो उसने फोन बंद कर दिया, क्योंकि प्रिया पहले से ही अपने दर्द से जूझ रही थी और 2 दिन बाद अब जाकर उसका दर्द कुछ कम हुआ था। लेकिन अब यश उसे दिमागी तौर पर परेशान कर रहा था, इसलिए प्रिया ने सोच लिया था कि अब वो यश का फोन ही नहीं उठाएगी और कोई भी बहाना बना देगी। लेकिन वो भी यश माथुर था, इतनी जल्दी कहाँ वो प्रिया का पीछा छोड़ने वाला था। कुछ दिनों तक तो प्रिया ने यश का फोन उठाया ही नहीं और जब भी उठाती थी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देती थी कि अभी वो बिजी है और कुछ देर बाद फोन करेगी। ऐसे ही करते करते 8 दिन गुजर चुके थे और यश का गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। यश की माँ ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वह प्रिया को लेने के लिए नहीं जाएगा और 8 दिन बाद यश की माँ खुद ही प्रिया को घर ले आई थी। और फिर जब प्रिया अपने ससुराल वापस आई तो उसने देखा कि यश का मूड बहुत ही खराब था। यश ने तो प्रिया को देखकर भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चुपचाप अपना खाना खाता रहा और बीच बीच में चोर नजरों से प्रिया को देखता रहा। खाना खाने के बाद यश जल्दी ही अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि प्रिया भी जल्दी ही कमरे में आ जाएगी और उसे मनाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन जैसे ही प्रिया खाने के बाद फ्री हुई तो यश की माँ ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, प्रिया बेटा,
मैं अपने बेटे के व्यवहार पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। तब प्रिया कहने लगी, मम्मी जी, मुझे खुद भी इन बातों का इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यश को समझाने की बहुत कोशिश करती थी। लेकिन यश तो मेरी कोई भी बात सुनते ही नहीं थे। तब यश की माँ कहने लगी, प्रिया बेटा, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि मैंने यश को खूब अच्छे से समझा दिया है और उसे बहुत डांटा भी है कि आइंदा वह तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करेगा। लेकिन कोशिश करके तुम भी अपने कमरे में जरा देर से ही जाया करो। तो प्रिया कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और फिर प्रिया कुछ देर तक तो अपनी सास के कमरे में ही बैठी रही और इधर उधर की बातें करती रही, जबकि यश अपने कमरे में बैठा गुस्से से आग बबूला हो चुका था, जो न जाने कितनी देर से प्रिया के आने का इंतजार कर रहा था। और फिर जब रात को 11 बजे प्रिया अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि यश अपने लैपटॉप पर न जाने क्या क्या टाइम पास कर रहा था। प्रिया को देखकर यश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और फिर जैसे ही प्रिया कमरे में दाखिल हुई तो यश ने कहा, प्रिया, दरवाजा बंद करके लॉक कर दो। आज यश बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिसे देखकर प्रिया बुरी तरह से घबरा गई थी। प्रिया ने भी चुपचाप से दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया और धीरे से चलते हुए बेड की दूसरी तरफ आ गई। प्रिया के बेड के पास आते ही यश ने बहुत ही गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड टेबल पर रखते हुए कहने लगा, प्रिया, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो और तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है? तब प्रिया ने कहा, यश, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत भी करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरा कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना। आपको पता है न कि मैं 8 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ। तब यश ने कहा, देखो प्रिया, अब तुम भी मेरे सामने अपनी ज्ञान की किताब खोलकर मत बैठना, क्योंकि मैं पहले ही अपनी माँ से बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये ज्ञान। तुम कोई अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। सारे पति अपनी पत्नियों के साथ इसी तरह से रहते हैं, लेकिन वो सब तुम्हारी तरह हंगामा खड़ा नहीं करती। इतना कहकर यश ने अपना तकिया ठीक किया और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। यश का ऐसा रवैया देखकर प्रिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे, जिसे प्रिया ने अपने अंदर ही कहीं छिपा लिया। और फिर प्रिया खुद को संभालते हुए खुद ही यश के पास आ गई, लेकिन यश तो दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था और बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। प्रिया ने यश की बाजू पर अपना हाथ रखा तो यश ने झटके से प्रिया के हाथ को पीछे धकेला और कहने लगा, प्रिया, दूर रहो मुझसे और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तो जाओ और जाकर आराम करो। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तब प्रिया ने कहा, प्लीज़ यश, आप मुझसे नाराज मत होइए ना। तो यश कहने लगा, प्रिया, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे नाराज़ होने से? तब प्रिया कहने लगी, यश, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? भला फ़र्क पड़ता है मुझे, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। और अगर आप मुझसे मुंह मोड़कर लेट जाएंगे तो फिर मुझे तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। बस। प्रिया के इतना कहते ही यश ने उसकी तरफ करवट बदली और कहने लगा, प्रिया, क्या सच में तुम्हें फ़र्क पड़ता है? और क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? प्रिया ने कहा, हाँ यश, मुझे नज़र आ रहा है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। आपका मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है और आप तो मुझे देख भी नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि आप मुझसे नाराज़ ही हैं ना। तब यश प्रिया के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहने लगा, प्रिया, अब जब तुम्हें पता ही है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो फिर मुझे मनाओगी नहीं? यश की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि यश को किस चीज़ से खुशी मिलती है। प्रिया ने यश के चेहरे से अपनी नज़रें हटाईं और कहने लगी, यश, चलो ऐसा करते हैं कि आज हम पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं। यश ने कहा, नहीं प्रिया, बातों से तो तुम मुझे राज़ी नहीं कर सकती। मुझे राज़ी करने के लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। यश की इस फरमाइश को टालने के लिए प्रिया इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन यश भी उसकी बातों को सुना अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर बाद यश खुद ही प्रिया के करीब आने लगा तो प्रिया तुरंत ही उठकर बैठ गई और कहने लगी, प्लीज़ यश, आज नहीं। यश कहने लगा, प्रिया, मेरे ज़रा सा हाथ लगाने पर ही तुम्हारी जान क्यों निकलती है? मैं तुम्हारा पति हूँ।
और अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर और कहाँ जाऊंगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी दूसरी औरत के पास चला जाऊं? नहीं ना। देखो प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए मैं अपना प्यार, अपना जुनून और अपनी शिद्दत सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही लुटाना चाहता हूँ। लेकिन जब तुम मुझे अपने पास आने से मना कर देती हो और मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती रहती हो, तब तुम्हारी इस तरह की हरकतें मेरी जिद को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं और कुछ नहीं करती। और फिर जब एक आदमी अपनी जिद पकड़ लेता है ना, तो फिर उसे सही गलत कुछ भी नहीं दिखता। वो तो बस अपनी जिद पूरी करने पर उतर आता है। चलो, अब बहुत हो गई बातें। आओ, अब मेरे पास आओ और मुझे वैसे ही मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। देखो प्रिया, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, और फिर जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो फिर से तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पता नहीं उस लेडी डॉक्टर को भी तुमने कितने पैसे दिए होंगे, वो सब कुछ कहने के लिए, ताकि तुम्हें मुझसे दूर रहने का मौका मिल जाए। ये जो तुमने अपने पति से दूर रहने के नए नए तरीके खोज लिए हैं ना, मैं तुम्हारी चालें अच्छी तरह से जानता हूँ। पता नहीं तुम अपनी यह खूबसूरती किसे दिखाना चाहती हो। पता नहीं यश बात को कहाँ से कहाँ ले गया था, जिसे सुनकर प्रिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। और होती भी क्यों नहीं, जब एक पति अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाता है ना, तो चोट सीधे दिल पर लगती है। बिल्कुल ऐसे ही चोट प्रिया के दिल पर भी लगी थी, क्योंकि अब उंगली उसके चरित्र पर उठाई गई थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ले अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को यश के हवाले कर दिया। चांद सा रोशन चेहरा। वाओ, ये निखार का क्या राज है? इतने कॉम्प्लीमेंट्स या हजारों के फेशियल? नहीं, सिर्फ 10 रुपए। नया लक्स जो चेहरे से दाग कम करे और दे मेरा बेदाग निखार, अब 10 रुपए में। यश ने आज भी प्रिया को पूरी रात सोने नहीं दिया था, और जैसे ही प्रिया अपनी आंखें बंद करती तो यश उसके गालों को थपथपाना शुरू कर देता था और कहता था, प्रिया, तुम्हें सोने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है मेरी तरफ। देखो प्रिया, और मेरे जज्बातों को ठंडा करने में मेरा साथ दो। प्रिया को ऐसा लगता था जैसे कि उसका जीवन साथी बिल्कुल भी बेरहम है और उसे अपनी पत्नी की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि अगर प्रिया थोड़ा सा भी विरोध करती तो यश का जुनून और भी ज्यादा बढ़ जाता, जिसे बर्दाश्त करना प्रिया के बस की बात नहीं थी, क्योंकि फिर जिद में आकर यश ना तो प्रिया को सोने देता था और ना ही खुद सोता था। यश के पापा का अपना कारोबार था, इसलिए यश ऑफिस देर से ही जाता था, कभी 10 बजे तो कभी 11 बजे। क्योंकि उनका अपना बिजनेस था तो यश को कोई पूछने वाला भी नहीं था, और वैसे भी यश को अपने काम की कोई परवाह भी नहीं थी, क्योंकि काम तो ऑफिस के वर्कर्स ही संभाल लेते थे। इसीलिए वह देर रात तक प्रिया के साथ जागता रहता था, और फिर नतीजा यह हुआ कि 15 दिनों के अंदर अंदर ही प्रिया कमजोर पड़ने लगी थी और उसके चेहरे की रौनक अब पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे। लेकिन एक यश था जिसका जुनून कभी खत्म नहीं होता था। यश हर रोज रात को सोने से पहले दूध पीता था, और वो भी ड्राई फ्रूट्स वाला यश हर तरह से अपना ख्याल रखता था। जबकि वह प्रिया से कहता था कि उसे मोटी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इसलिए प्रिया को हमेशा ऐसे ही फिट रहना होगा। प्रिया ने अब शिकायतें करना छोड़ दिया था और खुद को हालात के हवाले कर दिया था। प्रिया को ऐसा लगता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा यश खुद बदल जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ प्रिया की सोच थी। हकीकत तो इससे भी ज्यादा भयानक थी, जिसका प्रिया को शायद अंदाजा भी नहीं था। प्रिया की शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन यश आज भी वैसे का वैसा ही था। उसमें तो रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। कभी कभी प्रिया जब यश से बहुत तंग आ जाती थी तो रोने लग जाती थी, लेकिन यश से कुछ नहीं कहती थी। और फिर 1 महीने बाद प्रिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, और जब प्रिया की सास उसे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने प्रिया को प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई थी। लेकिन डॉक्टर ने साथ में यह भी कहा था कि शुरुआती कुछ महीनों में तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि इन दिनों में तुम्हारा पति तुम्हारे बिल्कुल भी पास ना आए। तब यश की माँ कहने लगी, आप फिक्र न करें डॉक्टर साहिबा, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। डॉक्टर ने प्रिया की सास से कहा, देखिए आंटी जी, अगर इन दिनों में प्रिया का पति उसके करीब आया तो उसका मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि प्रिया का शरीर पहले से ही बहुत नाजुक है
इसलिए प्रिया को इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा और आपको भी इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। लेडी डॉक्टर ने तो प्रिया को बिस्तर से उठने से भी मना किया था, लेकिन जब यश को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, प्रिया, अब ये कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने? और ये बच्चा कहाँ से आ गया हमारे बीच में? देखो प्रिया, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं अभी ऐसे किसी भी मूड में नहीं हूँ और मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। ये सुनकर तो प्रिया हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि बच्चे होने की खुशी में यश खुद भी सावधानियां बरतेगा। और वैसे भी अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है। जब किसी आदमी को यह पता चलता है कि वह बाप बनने वाला है तो उसकी सोच खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन यश के विचार सुनने के बाद तो प्रिया समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे और क्या ना करे। प्रिया ने कहा, यश, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यश कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो वही बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तब प्रिया ने कहा, लेकिन यश, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वह सारी सावधानियां बरतनी ही होंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताई हैं। तब यश कहने लगा, अच्छा प्रिया, ये बताओ कि यह किसका बच्चा है? प्रिया ने कहा, जी आपका। ये सुनते ही यश ने कहा, अगर यह मेरा बच्चा है तो फैसला भी तो मेरा ही होना चाहिए ना, और मेरा फैसला ये है कि फिलहाल मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए और जब चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूँगा। तब प्रिया ने कहा, यश, आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में जैसा आप चाहेंगे क्या सब कुछ वैसा ही होगा? डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। प्लीज यश, कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए ना सही लेकिन कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना हम सारी जिंदगी बेऔलाद रह जाएंगे। प्रिया की बात सुनकर यश कहने लगा, देखो प्रिया, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत किया करो। मुझे तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियां अच्छे से पता हैं। तुम तो बस मुझसे दूर रहने के बहाने ही ढूंढती रहती हो और जब भी मेरे पास आती हो ना तब भी तुम हर वक्त रोनी सी शक्ल बनाकर बैठ जाती हो। हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई रहती है और रात को तुम मुझे वैसा रिस्पांस तो कभी देती ही नहीं जैसा कि मैं चाहता हूँ। तब प्रिया ने कहा, यश, तो अब मैं और क्या कर सकती हूँ? आपके लिए हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है और इस 1 महीने में मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको रिस्पांस नहीं देती। यश कहने लगा, हाँ प्रिया, तुम मुझे वैसा रिस्पांस नहीं देती, इसीलिए तो आज तक तुम मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाई हो और आज तक मुझे जैसा चाहिए वैसा सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मिला ही नहीं, वैसा ही पागलपन जैसा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यश की बातें सुनकर प्रिया बहुत ही ज्यादा डर गई और वह तो उठकर कमरे से बाहर ही चली गई और सोचने लगी कि आज वह अपनी सास को सब कुछ बता देगी और यह भी कहेगी कि वह अपने बेटे को कुछ तो समझाए, क्योंकि प्रिया नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपना दम तोड़ दे। एक तरफ तो उस लेडी डॉक्टर की बातों ने उसे डरा दिया था और दूसरी तरफ यश की बातों ने उसकी जान निकाल ली थी। प्रिया तो यह सोचकर हैरान थी कि पता नहीं यश को उससे किस तरह का संतोष चाहिए था, क्योंकि प्रिया तो उसका पूरा साथ देती थी जितना भी वह दे सकती थी, लेकिन हाँ, वह उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक नहीं करती थी जैसा कि यश उसके साथ करता था। कभी कभी तो यश प्रिया के होठों को अपने होठों में जकड़कर इतनी जोर से काटता था कि प्रिया के होठों से खून निकल आता था और फिर जब प्रिया यश को पीछे धकेलकर उससे पूछती कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो यश कहता था कि यही तो मज़ा है शादीशुदा ज़िंदगी का। लेकिन तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि शादीशुदा ज़िंदगी का मज़ा क्या होता है। प्रिया, तुम सच में बहुत ही बोरिंग लड़की हो। यश, जिसे प्यार और मोहब्बत का नाम देता था, प्रिया उसे एक ऐसा जुनून समझती थी जिसमें यश सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानियां पूरी करता था और प्रिया यह सब कुछ नहीं कर पाती थी। प्रिया अभी भी अपना सिर पकड़कर रो रही थी क्योंकि वह माँ बनना चाहती थी, लेकिन यश के रवैये ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। प्रिया एक गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी कि तभी यश की माँ
उसके लिए ताज़ा अनार का जूस लेकर कमरे में आई और प्रिया को इस तरह से परेशान देखकर कहने लगी, अरे प्रिया बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया बेटा, अगर सिर में दर्द है तो मुझे बताओ, मैं दबा देती हूँ। और अगर कुछ खाने में चाहिए तो भी बता दो, मैं बनाकर ले आती हूँ। प्रिया का परेशानी से मुरझाया हुआ चेहरा देखकर यश की माँ खुद भी परेशान हो गई थी, लेकिन अपनी सास को अपने लिए परेशान होता देखकर प्रिया कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। लेकिन प्रिया के हाथ पैर अभी भी ठंडे थे, क्योंकि यश की बातों ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। प्रिया अपने बच्चे की खातिर खुश रहना चाहती थी, लेकिन यश की बातें सुनकर एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। और फिर जैसे ही प्रिया ने अपनी सास को कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला, तो उसी वक्त यश कमरे में दाखिल हुआ। और यश को देखते ही प्रिया इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह डर के मारे उछलकर पीछे हट गई। प्रिया को इस तरह से उछलते देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे प्रिया बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? डॉक्टर ने क्या कहा था? पता है ना तुम्हें कि इस हालत में ज्यादा डरना या घबराना ठीक नहीं होता। प्रिया अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी सास ने एक बार फिर से अपने बेटे को घूरते हुए कहा, यश, मुझे एक बात बता कि ऐसा भी क्या कहा है तूने मेरी बहू से कि वह तुझे देखकर इतनी डर रही है? क्या तुझे पता भी है कि वह तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? यश की माँ ने तो मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में ये बात कही थी, लेकिन यश के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। ना तो उसके माथे की शिकन कम हुई थी और ना ही उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान आई थी। यश कहने लगा, अच्छा तो अब मैं क्या करूं माँ, क्योंकि मुझे तो फिलहाल बाप बनने का कोई शौक नहीं है और अभी तो मुझे बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। और वैसे भी प्रिया मेरी पत्नी है और वह मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन फिलहाल यह किसकी इजाजत से माँ बन रही है? क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहता, न प्रिया को माँ बनने का और मेरे सिर पर बच्चों का बोझ डालने का कोई हक नहीं है। हर दिन चाहिए सैलून वाला लुक, है ना? पर हर दिन सैलून जाना इम्पॉसिबल। तो फिर? But Kiara, salon तो घर पे है। Tresemme Keratin Smooth, your salon professional with keratin and argan oil, frizz control करे 72 hours तक। हर दिन रहो स्टाइलिश, रहो तैयार। ट्रेसेमे, अब घर पे सैलून। ये रहे चिंटू के महीने भर के दाग, हल्दी, तेल, अचार। और चिंटू के महीने भर के जिद्दी दागों के लिए नया सर्फ एक्सेल सिर्फ 99 रुपए में महीने भर चले। यश के मुंह से यह बात सुनते ही उसकी माँ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उन्होंने यश के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगी, यह कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तुम क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? तुमने तो मेरी परवरिश पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें प्रिया और अपने होने वाले बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यश, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अरे वो लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें शादी के तुरंत बाद ही माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें क्या पता कि हमारे ही परिवार में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वह आज भी अपनी औलाद को पाने के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। और एक तुम हो जिसकी झोली में भगवान ने खुद ही इतनी बड़ी खुशी डाल दी है, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी खुशियों को ठोकर मारने पर तुले हुए हो। और फिर यश की माँ नर्म शब्दों में यश को समझाते हुए कहने लगी, देख यश बेटा, एक बार तेरा बच्चा आ जाएगा ना तो घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी, और फिर बच्चे के आने से जो सुकून तेरी जिंदगी में आएगा ना, वह सुकून तुझे और किसी भी चीज से हासिल नहीं होगा। यश की माँ अपने बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यश जिस सुकून की बात कर रहा है वह सुकून उसे अपने बच्चे से नहीं बल्कि प्रिया से ही मिल सकता था। एक गहरी सांस लेकर यश की माँ उसके कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अपनी माँ के जाते ही यश गुस्से से घूरकर प्रिया को देखने लगा और कहने लगा, प्रिया, यह सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना? शाबाश प्रिया, शाबाश। आखिरकार तुमने अपने जादू से मेरी माँ को भी अपनी तरफ कर ही लिया ना? सारा दिन मेरी माँ के साथ बैठकर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो, है ना? अरे, मुझ जैसा पति अगर किसी और लड़की को मिलता ना तो वह मेरे पैर धोकर पी लेती, और एक तुम हो कि मेरी माँ को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो। इतना कहकर यश कमरे से बाहर चला गया
तो प्रिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी, यश, मेरी बात सुनिए। मैंने मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा है। प्लीज रुक जाइए यश, और प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सच में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। प्रिया ऐसी हालत में भी यश के पीछे पीछे भागती रही, लेकिन यश तो उसकी एक भी बात सुने बिना गाड़ी में बैठकर जा चुका था। और फिर जब यश की माँ ने प्रिया को इतना तेज तेज चलते हुए देखा, तो उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर कहने लगी, जाने दो उसे प्रिया बेटा, पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन फिलहाल तो तुम उसे छोड़कर बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। प्रिया एक बार फिर से रोने लगी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि रात को जब यश वापस आएगा तो पता नहीं उसके साथ कैसा सुलूक करेगा। प्रिया की सास ने भी प्रिया के चेहरे पर उस डर को महसूस किया और वो प्रिया का डर दूर करने के लिए कहने लगी, प्रिया बेटा, तुम फिक्र मत करो। यश बचपन से ही मेरा लाडला रहा है ना, और ऊपर से वो मेरा इकलौता बेटा भी है, इसलिए आज तक उसे हम सबसे सिर्फ प्यार ही मिला है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब तुम माँ बन जाओगी ना, और तुम्हारी गोद में जब वो अपने बच्चे को देखेगा ना, तो फिर देखना वो कैसे अपनी औलाद पर जान छिड़कता है। और फिर यश की माँ प्रिया को यश के बचपन की बातें बताने लगी, जिसे सुनकर प्रिया कुछ कुछ नॉर्मल हो चुकी थी। अब प्रिया मन ही मन सोचने लगी कि क्या वाकई में यश को अपना बच्चा अपनाने के लिए समय चाहिए, और क्या सच में कुछ समय में वो खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद जब प्रिया की तबीयत कुछ ठीक हुई, तो उसने अपने हाथों से यश के लिए खाना भी बनाया। रात को खाना खाने के लिए यश डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ और प्रिया के साथ ही बैठा था, लेकिन वो ना तो अपनी माँ की ओर देख रहा था और ना ही अपनी पत्नी की ओर। यश की माँ ने तो अपने बेटे को सीने से लगाकर उसे थप्पड़ के लिए माफी भी मांग ली थी, और यश ने भी अपनी मुस्कुराहट से उन्हें यह जता दिया था कि उसने अपनी माँ को माफ कर दिया है। लेकिन यश प्रिया को तो ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि वो उसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद भी प्रिया अपने आप को खुश रख रही थी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन का काम निपटाने के बाद प्रिया ने अपने लिए और यश के लिए दूध गर्म किया, और वह गरम गरम दूध को ट्रे में रखकर अपने कमरे में आ रही थी। और फिर जैसे ही प्रिया ने अपनी कोहनी के सहारे दरवाजे को धक्का दिया, तो पता चला कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। प्रिया ने यश को आवाज लगाई और कहा, यश प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं हम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूँ। पहले तो यश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर प्रिया के बार बार आवाज लगाने पर यश ने कहा, हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे तो दूध पीना ही नहीं है। और फिर प्रिया ने दरवाजा खुलवाने के लिए मजाक करते हुए कहा, अरे मम्मी जी देखिए ना, यश दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। यह सुनकर यश तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही यश ने देखा कि उसकी माँ तो बाहर मौजूद नहीं थी, लेकिन यश को देखकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर यश गुस्से से लाल हो चुका था। प्रिया कमरे में दाखिल तो हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो दूध लेकर अपने बेड तक पहुंच पाती, यश ने गुस्से से उसके बाजू को इतनी जोर से झंझोड़ दिया कि उसका हाथ जलते हुए दूध पर गिर गया, जिस वजह से प्रिया दर्द से बिलबिला उठी। लेकिन इससे पहले कि प्रिया के मुंह से चीख निकल जाती, यश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, खबरदार प्रिया, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। प्रिया दर्द और जलन से चीखती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन इस हालत में भी यश ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर तुम इस कमरे में मेरी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती हो, तो तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन और एक मोटी ढोल औरत बनना चाहती हो, तो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में और इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दूध गिरने की वजह से प्रिया के हाथ और पेट पर अभी भी जलन हो रही थी, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाई और रेलिंग से जा टकराई। प्रिया के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और दर्द के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। प्रिया की सास, जो गहरी नींद में सो रही थी, अपनी बहू की चीख सुनकर तुरंत ही जाग गईं। अपनी माँ के डर से यश ने प्रिया को बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में खींच लिया और उसे बाजुओं से घसीटते हुए बिस्तर पर लाकर पटक दिया। यश,
प्रिया के चेहरे को दबोचते हुए कहने लगा, खबरदार प्रिया, अगर तुमने मेरी माँ के सामने एक भी शब्द बोला तो इतनी भी नाजुक मत बनो प्रिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें, जो तुम इतनी मरी जा रही हो। यश ने अभी भी प्रिया के चेहरे को दबोच रखा था कि तभी उसकी माँ कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ प्रिया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया अपना पेट पकड़कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह यश को फिर से शिकायत का कोई मौका ना दे। यश ने अपनी माँ से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है माँ, आप भी बिना वजह उठकर आ गई हैं। प्रिया बिल्कुल ठीक है माँ, बस उसे हल्का सा दर्द हो रहा था, ना तो मैंने उसे दवाई दे दी है, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। प्रिया की सास ने जब प्रिया को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सास के सीने से लगकर अभी के अभी फूट फूट कर रो पड़ेगी। नीम, सैंडलवुड और टर्मरिक की गुडनेस फॉर स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन। नया मार्गो नीम नेचुरल्स, एक अच्छी आदत। प्रिया की सास उसके पास आई और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, प्रिया बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो बेटा। मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझो, और अगर तुम कहो तो मैं यहीं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। प्रिया की सास बड़े प्यार से प्रिया के बालों को सहलाते हुए यह सब पूछ रही थी, लेकिन उनके पीछे खड़ा यश प्रिया को ही घूर रहा था और हाथ के इशारे से प्रिया से कह रहा था, खबरदार प्रिया, अगर तुमने माँ की कोई भी बात मानी तो प्रिया ने एक गहरी सांस ली और फिर कांपती हुई आवाज में कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए और जाकर सो जाइए। और आप तो बेवजह ही इतना टेंशन ले रही हैं, मुझे तो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसीलिए दूध का गिलास हाथ से गिर गया, लेकिन अब यश मरहम पट्टी कर देंगे, ना तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी। प्रिया ने अपनी सास को यकीन दिलाया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वह भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी निगरानी में यश से कहकर प्रिया के हाथ पर मरहम जरूर लगवाया था। जैसे ही प्रिया की सास कमरे से बाहर गई तो प्रिया अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक ना सकी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यश, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। यश, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आखिर मैं भी तो आपकी तरह ही एक जिंदा इंसान ही हूँ ना, तो क्या आपको मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहीं दूसरी तरफ आपका ऐसा रवैया, ये प्यार तो नहीं हो सकता है ना। आपको तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार है, इसके अलावा आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सुनते ही यश गुस्से से अपने बालों को नचते हुए कहने लगा, अब बस भी करो प्रिया, इतनी रात गए, पता नहीं क्यों ज्ञान बांटने बैठ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये साबित करने के लिए इतना काफी नहीं है क्या? जरा सा कुछ हुआ नहीं कि तुरंत ही रोने धोने लग जाती हो। लाओ अब यहाँ दिखाओ, मुझे अपना हाथ, कहीं तुम्हारा हाथ ज्यादा तो नहीं जल गया ना? ये कहते हुए यश प्रिया के करीब आकर बैठ गया और अगले ही पल यश प्रिया के जले हुए पेट पर दवा लगाने लगा, जो हल्का सा लाल हो चुका था। प्रिया अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसे अभी भी अपने पेट में उठ रहे दर्द का एहसास हो रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि पेट के अंदर अभी भी कुछ कट रहा हो। प्रिया बार बार एक ही बात कह रही थी, यश, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन प्रिया के मुंह से बार बार ये सब सुनने के बाद यश ने दराज से एक पेन किलर निकाली और प्रिया के हाथों में थमा दी। प्रिया ने तो मना भी किया था और कहने लगी, नहीं यश, प्रेगनेंसी में ऐसे कोई भी पेन किलर नहीं खाई जाती और मुझे तो डॉक्टर ने बिना पूछे कोई भी मेडिसिन खाने के लिए सख्ती से मना किया है। लेकिन यश ने जबरदस्ती प्रिया के मुंह में वो पेन किलर ठूंस दी थी और ऊपर से पानी का पूरा गिलास उसके गले में उड़ेल दिया था। यश ने कहा, प्रिया, ये तुम्हारी डॉक्टर ना बेवजह ही ड्रामा करती रहती है, खुद एक साथ 101 दवाइयाँ दे दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम घर पर ही कोई पेन किलर भी खा लें तो दुनिया भर की बातें सुनाएगी। खैर जो भी था, लेकिन पता नहीं यश ने प्रिया को ऐसी कौन सी पेन किलर दी थी जिसने कुछ ही मिनटों में अपना असर दिखा दिया था और कुछ देर बाद ही
प्रिया का दर्द अब काफी कम हो चुका था। कुछ देर बाद यश भी प्रिया के पास आकर लेट गया और कहने लगा, देखो प्रिया, आज तो तुमने मेरे प्यार पर सवाल उठा दिया, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगी। समझी ना माना कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि तुम कभी भी मेरे प्यार पर सवाल खड़ा कर दो। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता प्रिया कि यह मेरा प्यार ही तो है जो मैं तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देता और पूरी रात जागकर मैं तुम पर अपने प्यार की बारिश करता रहता हूँ। अब तुम ही बताओ प्रिया, अगर मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं होती और मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या मैं तुम्हें इस तरह से सारी रात जगाए रखता? अरे मैं तो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता। क्या तुमने कभी सुना है कि कुछ पति तो अपनी पत्नी के पास जाते ही झिझक महसूस करते हैं और अपनी पत्नी के शरीर से आने वाली लहसुन और प्याज की बदबू उन्हें उनके पास भी नहीं जाने देती, और ऐसे ही पति दूसरी शादी भी कर लेते हैं। प्रिया मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना है और वह तुम्हारी खूबसूरती को वेस्ट नहीं होने देता, बल्कि रात रात भर जागकर तुम्हारी खूबसूरती की सराहना करता है। ये सुनकर प्रिया का दिल सहम चुका था और वो यश के इस बेदर्द जुनून को ही उसका प्यार समझकर खामोश हो चुकी थी, जबकि बातों ही बातों में यश एक बार फिर से प्रिया के करीब आ चुका था। प्रिया ने भी एक आखिरी बार यश से विनती करते हुए कहा, यश प्लीज ऐसा मत करो ना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है और आपके ऐसा करने से मुझे बहुत दर्द भी होता है। लेकिन आज यश ने बहुत ही प्यार से प्रिया के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, प्रिया मेरी जान, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आने दो ना और अपनी सारी प्यास बुझा लेने दो। उसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और ये मेरा वादा है तुमसे, बस सिर्फ और सिर्फ आज की रात के लिए मैं तुम्हारी संगत में डूब जाना चाहता हूँ। प्रिया ने भी यश की जिद के आगे हार मान ली और एक बार फिर से खुद को यश के हवाले कर दिया, और आज उसे जितनी भी तकलीफ हुई थी उसने बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश की थी। डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी प्रिया ने खुद को यश के हवाले कर दिया था और अब तो रात के 2 बज चुके थे, लेकिन यश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद प्रिया को कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। This summer want instant glow? Super light feel? Wait no more. नया वैसलीन ग्लूटा इसके नया सिनेमाइड और ग्लूटा फॉर्मूला में है विटामिन सी से 10 गुना ज्यादा दम। A super light serum in lotion. First use से skin that visibly glows. Gluta Glow. Let it show. ओहो, लाइट चली गई। पहले पुरानी मशीन बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बच्चा उठ जाता। लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुराने गुड नाइट के मुकाबले नया गुड नाइट बना है ऐसे एडवांस्ड फॉर्मूला से जो चले बिजली जाने के 2 घंटे बाद तक। नया गुड नाइट लिक्विड। बेहोश होने से पहले प्रिया ने यश से विनती करते हुए कहा, प्लीज यश, प्लीज अब बस भी कर दो ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन यश ने प्रिया के होठों को मसलते हुए कहा, नहीं ना प्रिया, बस कुछ देर। और यश ये कहते हुए एक बार फिर से प्रिया के वजूद में खो चुका था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रिया दुनिया से बेखबर होकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और वह बस बेहोश होने ही वाली थी, जबकि यश लगातार प्रिया के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, नहीं प्रिया, नहीं, अपनी आंखें बंद मत करना, यहाँ मेरे सामने देखो प्रिया और मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अभी तो यश प्रिया को यही कह रहा था, लेकिन प्रिया तो जैसे हर चीज़ से बेखबर हो चुकी थी और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। ये देखकर यश को प्रिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अगले ही पल उसने प्रिया के साथ एक ऐसी हरकत कर दी कि प्रिया के गले से एक ज़ोरदार चीख निकल गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रिया की चीख के साथ साथ उसकी जान भी निकल गई हो। आज पहली बार प्रिया को अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि इतनी तकलीफ देने के बाद भी यश प्रिया के मुंह पर हाथ रखकर कहने लगा, खबरदार प्रिया, बिल्कुल भी चुप रहना और अब तुम्हारे मुंह से एक जरा सी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जबकि प्रिया दर्द से इतनी तड़प रही थी कि उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। यश की मां लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले यश प्रिया को वार्निंग देते हुए कहने लगा, खबरदार प्रिया, अगर तुमने माँ को कुछ भी बताया तो वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा
कि आज का दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे ही दरवाजा खुला तो प्रिया अपनी सांस के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बेड से नीचे उतरने के लिए अपना कदम जमीन पर रखा तो कमजोरी की वजह से वह वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। प्रिया को इस तरह से जमीन पर गिरते देखकर यश की मां जल्दी से आगे बढ़ी और प्रिया की हालत देखकर ही उन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे समझाए ताकि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए। प्रिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और जब डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, इस बच्ची की शादी किसी जानवर से करा दी गई है या फिर किसी शैतान से। वह तो एक जानवर या फिर शैतान ही हो सकता है, क्योंकि अगर वह इंसान होता तो ऐसा कभी नहीं करता। इस बच्ची की हालत तो देखिए। मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने इस बच्ची की शादी किसी भेड़िए से करा दी है, जिसके लिए यह बच्ची उसकी प्यास बुझाने का बस एक जरिया है। उस भेड़िए का जब भी मन करेगा वह इसे नोचकर अपनी प्यास बुझा लेगा और अपना मकसद पूरा होते ही छोड़कर चला जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर यश की मां की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, क्योंकि आसपास बैठी औरतों ने भी उस डॉक्टर की बातें सुन ली थीं। यश की मां अपने इलाके में बहुत ही इज्जतदार औरत थी और उनके परिवार और पड़ोस की औरतें उन्हें बहुत ही सम्मान की नजरों से देखती थीं। यहाँ बैठी औरतें भी यश की मां को बहुत ही अच्छे से जानती थीं, लेकिन फिलहाल तो डॉक्टर की बातें सुनकर सब यश की मां को अजीब नजरों से घूर रही थीं और उनके बारे में एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रही थीं। डॉक्टर ने यश की मां से कहा, बधाई हो आंटी जी, आपकी बहू का बच्चा उसके पेट में ही दम तोड़ चुका है। आप अपने बेटे को फोन करके बता दीजिए कि उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब तो उसे इस खुशी के मौके पर मिठाई बांटनी चाहिए और जश्न भी मनाना चाहिए। आज से पहले वह डॉक्टर किसी के लिए भी इतनी ज्यादा इमोशनल नहीं हुई थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी, लेकिन आखिर वो भी थी तो एक इंसान ही ना। और फिर जो जुल्म प्रिया के साथ हुआ था उसे देखना भी उस लेडी डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो पता नहीं प्रिया ने उस जुर्म को कैसे सहा होगा, क्योंकि उस डॉक्टर के मुताबिक जो जुल्म प्रिया के साथ किया गया था उसे बर्दाश्त करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। जब प्रिया को होश आया और उसे पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसका ब्लड प्रेशर बार बार लो हो रहा था। प्रिया की माँ भी अस्पताल पहुंच गई थी, लेकिन प्रिया की सास ने प्रिया के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्रिया बेटा, फिलहाल अपनी माँ को कुछ भी मत बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। प्रिया ने तो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जो औरतें वहां बैठी थीं, उन्होंने प्रिया की माँ को एक साइड ले जाकर सब कुछ बता दिया। प्रिया अपनी माँ के सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी कि तभी यश की माँ ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और उन्हें सारी सच्चाई बताकर अपने बेटे के लिए शर्मिंदा होने लगी। यह सुनकर प्रिया की माँ को यश पर बहुत ही गुस्सा आया था, लेकिन उनसे भी ज्यादा गुस्सा तो यश की माँ को अपने बेटे पर आया था। यश की माँ ने घर जाकर अपने बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, बेशर्म, पापी जल्लाद, मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने तुझे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और जब से तू पैदा हुआ है मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रही थी कि मैं तुझे एक अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार दूं ताकि तू एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन तूने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया है ना, मुझे तो तेरे चेहरे से भी नफरत हो गई है और मुझे घिन महसूस होती है। तुझे अपना बेटा कहते हुए भी यह सुनकर भी यश की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, बल्कि वो तो बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए और खुद को सही साबित करते हुए कहने लगा, माँ, प्रिया झूठ बोल रही है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्रिया खुद ही माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह आपके सामने जानबूझकर गिरने का नाटक कर रही थी, जबकि वो तो अपने बच्चे को पहले ही मार चुकी थी। तब यश की माँ ने एक बार फिर से अपने बेटे के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी। यश की माँ ने कहा, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? एक तो तूने उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या किया है कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, और ऊपर से अब तू झूठ भी बोल रहा है कि प्रिया माँ नहीं बनना चाहती थी। अरे वो बच्ची 24 घंटे मेरे सामने रहती थी और मैं उसके दिल को और उसके चेहरे को साफ साफ पढ़ सकती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वह बच्ची कभी भी
मेरे सामने अपनी तकलीफ अपने चेहरे पर दिखाती नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह सारा किया धरा तेरा ही है और तू इस दुनिया का शायद पहला बाप होगा जिसने खुद ही अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली है। लेकिन इसकी सजा भी भगवान तुझे दे चुके हैं, क्योंकि अब प्रिया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब तू कभी बाप नहीं बन सकता। यश की माँ जिस तरह से उसका गिरेबान पकड़कर उसके सामने रो रही थी, यश को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस तो हुई थी। वहीं दूसरी ओर प्रिया की माँ प्रिया को अपने साथ अपने घर ले गई और प्रिया को भी संभलने में समय तो लगा ही था। पूरे 1 महीने तक प्रिया अपने मायके में रही और इस दौरान प्रिया ने एक बार भी यश से फोन पर बात नहीं की थी। यश की माँ ने भी अपने बेटे से बात करना बंद कर दिया था और वह कब आता है और कब चला जाता है, यश की माँ को कुछ भी पता ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी वह थी तो एक माँ ही ना। 1 महीना अपने बेटे के बिखरे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और उसे चुप चुप सा देखकर उन्हें अपने बेटे पर तरस भी आ रहा था। एक दिन रोता हुआ अपनी माँ के कमरे में आया और अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहने लगा, माँ माँ, अब मैंने अपने आप को बदल दिया है। माँ, क्या आप जानती हैं कि मुझ में यह बदलाव कैसे आया है? और आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गलती नहीं माँ, मैंने तो पाप किया है, पाप अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डालने का पाप। और यह एहसास मुझे आज हुआ जब मेरा दोस्त मुझे खुशी से उछलते हुए बता रहा था कि वह बाप बनने वाला है। मेरे सामने ही उसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे और वह बहुत खुश होकर मुझे अपने बच्चे के बारे में बता रहा था और मैं बस बना उसका चेहरा देख रहा था। माँ, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। प्लीज़ मुझे कुछ तो बताइए ना माँ कि अब मैं क्या करूँ। मैंने प्रिया के साथ भी बहुत गलत किया है और मैंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। ये कहते हुए यश अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा, तो उसकी माँ ने भी उसे माफ करके अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन यश और उसकी माँ दोनों ही प्रिया को लेने उसके घर पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि प्रिया एक तरफ चुपचाप बैठी हुई थी और शायद वह यश को अपने सामने देखकर डर गई थी। यश की माँ ने प्रिया को भरोसा दिलाया और कहा, देखो प्रिया, बेटा यश वाकई में बदल गया है और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। यश अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ एक नए सिरे से शुरू करना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी यश को एक मौका दे दो और हमारे साथ वापस चलो। प्रिया खाली खाली मन से अपनी सास और पति को देखने लगी, लेकिन उसने अपनी सास को कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया ने तो सोच ही लिया था कि अब वो उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसकी माँ जो उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई थी, वो कहने लगी, प्रिया बेटा, जो भी फैसला करना सोच समझ कर ही करना। अपना फैसला लेते वक्त एक बात जरूर ध्यान में रखना बेटा कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अगर लड़कियाँ अपने ससुराल को छोड़ने की पहल करती हैं तो गलत लड़कियों को ही ठहराया जाता है और फिर ऐसी लड़कियों के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए लोग कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वही अगर कोई मर्द अपनी पत्नी को तलाक देता है, फिर भी हमारा यह समाज लड़की को ही गलत ठहराता है और फिर ये समाज वाले ना तो लड़की को चैन से जीने देते हैं और ना ही उसके परिवार वालों को। प्रिया ने तो यश को तलाक देने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी माँ की बातों ने उसे एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। अपनी शादी से पहले प्रिया ने अपने पति के लिए न जाने कैसे कैसे सपने देखे थे, लेकिन यश तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यश तो प्रिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बल्कि प्यार के नाम पर वो तो बस अपने जज्बात ही ठंडे करता था। और फिर यश से तलाक लेकर प्रिया किसी और से शादी भी तो नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि यश ने आखिर उसके बदन में छोड़ा ही क्या था। माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन अपनी मनमानियाँ पूरी करने के चक्कर में यश ने प्रिया से उसका यह वरदान ही छीन लिया था। खैर, अपनी माँ और सास की बातें सुनकर प्रिया ने अपने पति को एक और मौका देने का फैसला किया और वह अपनी सास की वजह से ही यश के साथ उस घर में वापस आ गई। प्रिया को तो ऐसा लगा कि यश एक बार फिर से उसके साथ वही सब कुछ करेगा जो वह पहले किया करता था। प्रिया चुपचाप अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अगर आज भी यश ने उसके साथ ऐसा कुछ भी किया तो वह भूल जाएगी कि यश उसका पति है, क्योंकि आज प्रिया बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरी हुई थी। लेकिन जब यश कमरे में आया
और उसने प्रिया को ऐसे उदास बैठे देखा तो वह उसके पास आकर बैठ गया और उसने प्रिया के हाथ को अपने हाथ में थामकर उस पर अपने होंठ रख दिए। यश ने बहुत ही नर्म शब्दों में कहा, प्रिया, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब मुझे अपने के पर बहुत ही ज्यादा पछतावा भी हो रहा है। तुम कहती थी ना प्रिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब मुझे तुमसे बेपनाह प्यार हो गया है, क्योंकि जब तुम मुझे छोड़ चली गई थी ना, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। लेकिन अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। प्रिया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ यश कह रहा था। कुछ देर बाद यश कहने लगा, चलो प्रिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और दिन भी बाहर ही खाएंगे और मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। पहले तो प्रिया ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर यश के बहुत जोर देने पर वो मान गई, क्योंकि प्रिया को ऐसा लगा था कि यश सिर्फ आज के दिन उसका दिल बहलाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब तो ऐसा हर दिन होने लगा था। यश अक्सर प्रिया के लिए कोई ना कोई तोहफा लाता और उसे बाहर घुमाने भी ले जाता था, और अब तो प्रिया भी उस पर भरोसा करने लगी थी। यश को एक आखिरी मौका देने के लिए प्रिया ने भी यश की ओर अपना रवैया बदल दिया था, और इस दौरान यश ने एक बार भी प्रिया के करीब आने की कोशिश नहीं की थी। और अगर रात को सोते वक्त यश कभी गलती से प्रिया के ऊपर हाथ रख देता था, तो होश में आते ही वह तुरंत ही उससे दूर हो जाता था। यश ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी और उसने खुद को बदलकर दिखाया भी था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, और कुत्ते की दुम को अगर जमीन में भी दिया जाए ना, तब भी वो सीधी नहीं हो सकती और वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। यश भी शायद कुछ ऐसे ही फितरत का इंसान था जिसका बदल जाना नामुमकिन सा था, लेकिन धीरे धीरे यश की फितरत एक बार फिर से वहीं पर आकर अटकने लगी थी और उसके सोए हुए जज्बात उसे फिर से वही सब कुछ करने के लिए उकसाने लगे थे, ताकि वह प्रिया से अपना सुकून हासिल कर सके। एक तरफ तो यश के लिए खुद को सुधारना और अच्छा इंसान होने का चोला पहनना इतना आसान नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ यश के दिल में अपना खुद का बच्चा होने की चाहत भी पनपने लगी थी, क्योंकि जब वह अपने हम उम्र कजन्स और दोस्तों को उनके बाप बनने की खुशखबरी सुनाते हुए देखता, तो उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस होने लगती थी। एक दिन जब यश घर लौटा, तब वो प्रिया का हाथ थामकर कहने लगा, कुछ घाव ऐसे होते हैं ना, वो तब तक जलन महसूस होने लगती थी। एक दिन जब यश घर लौटा, तब वो प्रिया का हाथ थामकर कहने लगा, प्रिया, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो गई है और मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो, और मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर प्रिया के चेहरे के भाव बदल गए और वो कहने लगी, आपने बहुत देर कर दी है यश। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अब मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मैं तो अब आपके लिए बस आपके इस्तेमाल करने का सामान बनकर रह गई हूँ। प्लीज आप मुझसे माँ बनने की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है। यह सुनकर यश के चेहरे की रंगत उड़ गई और वो कहने लगा, नहीं प्रिया, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। तुम कुछ भी करो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ, लेकिन मुझे एक बच्चा पैदा करके दो, और वो भी बेटा। प्रिया को अब यश की दिमागी हालत पर शक होने लगा था कि ये कैसा इंसान है भला, जो किसी वक्त प्रिया को बच्चे होने पर परेशान करके रख देता था और अब जिद में आकर किसी भी कीमत पर बच्चा पैदा करके 2 की मांग कर रहा था। यश प्रिया को एक बार फिर से डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने भी यही कहा कि प्रिया अब कभी भी मां नहीं बन सकती। इन सब बातों का यश के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वह कुछ दिनों तक तो चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रिया के लिए उसका रवैया बदलने लगा था। यश हर छोटी छोटी बात पर प्रिया से लड़ता रहता था और उसे बांझ होने का ताना भी देता था, यहाँ तक कि वह प्रिया पर हाथ भी उठा देता था। रोज के ऐसे टेंशन भरे माहौल की वजह से उसकी माँ तो डिप्रेशन में आकर बिस्तर से लग गई थी और अब तो प्रिया को उनकी भी देखभाल करनी पड़ती थी। कभी कभी प्रिया उन्हें ठहरने के लिए पास वाले गार्डन में ले जाती थी, तो कभी कभी घर में ही उनके पास बैठकर उनसे बातें करती थी।
एक दिन यश घर आकर प्रिया से कहने लगा, प्रिया, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी बांझ औरत के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एक जोरदार तमाचा यश के गाल पर दे मारा और कहने लगी, मिस्टर यश माथुर, बकवास बंद करो अपनी। तुम होते कौन हो मुझे बांझ कहने वाले? और अगर आज मैं बांझ बन ही गई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज मेरा ये हाल हो गया है, वरना मैं तो बिल्कुल ठीक थी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए भी। तुम्हारे जैसे जल्लाद इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया और आज तुम ही मुझे बांझ होने के ताने दे रहे हो। कुछ दिनों से हर रोज प्रिया पर हाथ उठाने वाले यश के खुद के मुंह पर आज तमाचा पड़ा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में आकर प्रिया को आधी रात को ही घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और वेल एजुकेटेड होगी और मुझे मेरा वारिस भी पैदा करके देगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए बिना कोई बहस किए प्रिया चुपचाप अपने माँ पापा के घर वापस लौट गई। सुबह जब यश की माँ को इस बारे में पता चला तो उन्हें अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और उनकी वहीं मौत हो गई। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर यश को धक्का जरूर लगा था, लेकिन वह जल्द ही संभल भी गया था। कुछ दिनों बाद यश को अपने एक दोस्त की रिश्तेदारी में एक लड़की पसंद आ गई जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और वो प्रिया से कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी थी। 3 महीने बाद यश ने बेला से शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। यश बेला के साथ भी वही सब कुछ करता था जो वह प्रिया के साथ करता था, लेकिन बेला बहुत ही शातिर दिमाग लड़की थी और वह बड़ी होशियारी से यश का घर और सारी जायदाद अपने नाम करवा चुकी थी। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही जब बेला प्रेग्नेंट हुई तब यश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जब 5वें महीने पर यश बेला को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि बेला जुड़वा बच्चियों की मां बनने वाली है। बेटियों के बारे में सुनकर तो यश आग बबूला हो चुका था और घर लौटने के बाद वो बेला को बेल्ट से मारने लगा और कहने लगा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई बेटियों को पैदा करने की? तुझे तो मैंने बेटा पैदा करने के लिए कहा था ना, तो फिर ये बेटियां बीच में कहां से आ गईं? यश बेला को जबरदस्ती कुछ ऐसी मेडिसिन खिला रहा था जिससे कि उसकी बच्चियां इस दुनिया में आंखें ही ना खोल सके, जबकि बेला वो मेडिसिन खाने से साफ इनकार कर रही थी। लेकिन यश उसे वो मेडिसिन खिलाकर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। बेला को इस बात का इतना बड़ा सदमा लगा था कि पहले कुछ दिन तक तो वह अपनी बच्चियों के गम में बस रोती ही रही, लेकिन फिर जब उसके दिल में यश के लिए प्यार की जगह नफरत ने ले ली तो उसने भी यश से बदला लेने का ठान लिया। अब भी यश हर रात बेला पर बिल्कुल वैसे ही टूट पड़ता था और उसका भी वही हाल करता था जैसे कि प्रिया का किया करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे यश की तबीयत खराब रहने लगी और वो जब भी घर आता था तो आते ही सो जाता था। यश हर रोज कोशिश करता था कि वो अपनी पत्नी के साथ रोमांस करे, लेकिन अब उसके अंदर से यह इच्छा खत्म होती जा रही थी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब यश बिल्कुल कमजोर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था, जबकि बेला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। लेकिन भगवान ने यश के कर्मों की सजा सिर्फ इतनी ही नहीं लिखी थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब यश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तब अचानक ही उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। अपनी हालत देखकर यश अक्सर चीखता चिल्लाता, लेकिन अब उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। आज भी यश अपनी हालत पर तरस खाकर रो रहा था कि तभी बेला उसके पास आकर बैठ गई और उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहने लगी, बहुत शौक था ना तुम्हें सारी सारी रात अपनी मनमानियां करने का, और बड़ा मजा आता था न तुम्हें अपनी पत्नियों को तकलीफ पहुंचाकर और उन्हें दर्द में तड़पते हुए देखकर। पता है डेड स्किन सेल्स हमारी ब्राइट स्किन को छुपा देते हैं, टेप टेस्ट से पता चलेगा। देखा, ब्राइट स्किन छुपी थी इन डेड स्किन सेल्स के नीचे। इन्हें हटाए पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। इसका नाइसिनामाइड विटामिन B3 युक्त फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स हटाए और दी अल्टीमेट ब्राइट स्किन। मिरेकल्स हैपन। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। आप दोनों लोग घोड़ा पे ही बैठ के जाइए नॉमिनेशन के लिए। बहुत समय से आप ही लगाम खींच रहे हैं ना, अब हमारा समय है रिंकी के पाप। और बड़ा मजा आता था न तुम्हें अपनी पत्नियों को तकलीफ पहुंचाकर और उन्हें दर्द में तड़पते हुए देखकर, लेकिन भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी है
और यह उसी जुल्म की सजा है जो तुम प्रिया और मेरे साथ करते थे। तुमने 2-2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और 3-3 अजन्मे बच्चों के कातिल हो तुम। तुम्हें तो इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने शायद यह सजा देने का हक मेरे हिस्से में लिखा है और मैं तुम्हें यह सजा सुनाती हूँ कि मेरे और प्रिया के बच्चे को मारने के जुर्म में और मुझे और प्रिया को दुख, दर्द और तकलीफ देने के जुर्म में आज से मैं तुम्हें नामर्द कहकर पुकारूंगी और तुम्हारे हाथों में चूड़ियां भी पहनाऊंगी, क्योंकि औरतों पर जुर्म करने वाला इंसान मर्द तो नहीं हो सकता ना। अरे इंसान तो नामर्द होते हैं, नामर्द, जैसे कि तुम हो। इतना कहकर बेला अपने कंधे पर बैग लटकाए बाहर निकल गई, जबकि यश चिल्लाता हुआ बेड से गिर चुका था, लेकिन आज उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। ये सब बातें यश की बर्दाश्त से बाहर थीं, लेकिन वह इसी लायक था क्योंकि वह औरतों को अपना सुकून हासिल करने का सामान समझता था। कुछ महीने गुजरे तो प्रिया के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन उन रिश्तों में एक रिश्ता भी था जो अपने कॉलेज के दिनों से ही प्रिया से प्यार करता था। पुष्कर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने विदेश गया हुआ था और जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तब तक यहाँ प्रिया की शादी यश से हो चुकी थी। प्रिया की शादी की खबर ने पुष्कर के दिल को तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब जब उसे प्रिया के तलाक की खबर मिली तो उसने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी माँ को रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया। प्रिया ने पहले तो इस शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर अपनी माँ के समझाने पर वो पुष्कर से मिलने के लिए राजी हो गई। पुष्कर के लिए तो आज भी प्रिया बिल्कुल वैसे ही थी जैसे शादी से पहले हुआ करती थी। प्रिया ने पुष्कर से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता दी और यह भी कहा कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन इसके बावजूद भी पुष्कर ने प्रिया को स्वीकार कर लिया और कहने लगा, प्रिया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी ना, तो फिर तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? प्रिया ने कहा, पुष्कर जी, अब मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या फिर भी आपके घर वाले मुझे अपना लेंगे? तब पुष्कर ने कहा, हाँ प्रिया, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पसंद ही मेरी माँ की पसंद होगी। फिर उसी महीने में एक अच्छा मुहूर्त देखकर प्रिया और पुष्कर की शादी करा दी गई। प्रिया को हमेशा लगता था कि सभी पुरुष एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल यश की तरह, लेकिन पुष्कर ने उसे जो प्यार और सम्मान दिया उसने प्रिया की सोच बदल दी। वह पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुकी थी। शादी के 1 साल बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उस समय पुष्कर शहर से बाहर था क्योंकि वह एक सीनियर सर्जन था और अक्सर गंभीर मामलों के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। पुष्कर की मां ने बिना देर किए प्रिया को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कुछ जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनकर प्रिया को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। वह स्तब्ध रह गई और मन में कई सवाल उमड़ने लगे। उसने डॉक्टर से कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मेरी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती थीं। डॉक्टर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स दोबारा चेक की हैं और सच कहूं तो विज्ञान के हिसाब से यह संभव नहीं था, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। इसे आप भगवान का चमत्कार समझिए, क्योंकि उनकी मर्जी के आगे कुछ भी असंभव नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। जब पुष्कर को यह खबर मिली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसने तुरंत अस्पताल फोन किया और मां से प्रिया की तबीयत के बारे में पूछा। जैसे ही वह घर लौटा, उसकी आंखों में वही प्यार और कृतज्ञता थी जो उसने पहली बार प्रिया को देखकर महसूस की थी। 9 महीने बाद प्रिया ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। उसकी आंखें प्रिया जैसी थीं, नाक पुष्कर से मिलती थी और रंग दूध सा उजला था। बालों का रंग पुष्कर की तरह घना और काला था। जब पुष्कर ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने प्यार से प्रिया का हाथ थामा और कहा, तुम मेरी ताकत थी, हो और हमेशा रहोगी। अब हमारा बेटा हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, अब मैं पूरी हूँ। मेरी दुनिया में अब कोई अधूरापन नहीं रहा। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार, सम्मान और खुशियों की रोशनी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए